हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में क्लास 11th का सारा चैप्टर्स वाइज टॉपिक्स ट्यूशन टाइप का हो रहा है ना। जो कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 11th का बहुत सारा चैप्टर्स को कर लिया था। और पार्ट 1 जो बुक है फिजिक्स का, वो चैप्टर 1 का सारा प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, ठीक है। और आज का जो हमारा चैप्टर्स होने वाला है वो न्यू चैप्टर्स है, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही बड़ा चैप्टर्स है। और ये चैप्टर्स आपका इंजीनियरिंग वगैरह का भी अगर कोर्स करोगे ना, तो उस समय भी आपका अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कोई भी ब्रांच लोगे तो उस समय भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखते हैं कि कंटेंट क्या क्या है ना। क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ाना है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में दो पार्ट आते हैं, एक आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है सेकंड लॉ। हम लोग अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और कौन कौन सा टॉपिक्स डिस्कस करना है, जैसा कि देखो हमने लिखा है पहला टॉपिक आपका हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। हीट एंड टेम्परेचर मतलब हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में भी पढ़ेंगे कि इस हीट का डायरेक्शन क्या होता है ना। थर्ड में थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइडियाबैटिक, ये सारे के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना। फिर आएगा जेरोथ लॉ। फिर 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है गैस का। 7th पॉइंट में हम लोग आएंगे एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के बारे में कि हीट देने से, एक्सपेंड करने से वॉल्यूम बढ़ता है, क्या होता है वो पढ़ेंगे, और कंप्रेशन के बारे में। उसके बाद आएंगे हम लोग वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये डेरिवेशन से वर्क डन का फॉर्मूला बताएंगे। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। उसको डिटेल्स देंगे, उसका एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग सीपी एंड सीबी के बारे में, रिलेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द सीपी एंड सीबी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बारे में। उसके बाद आ जाएंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के बारे में आएंगे। उसके बाद वर्क डन इन आइडियाबैटिक, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11 के लिए, ठीक है। पहले आप लोग कंटेंट को नोट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेरा हीट के बारे में, ठीक है, कि हीट क्या होता है ना। देखो हीट का मतलब, देखो अगर हीट का डिफिनेशन देना है तो हीट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। हीट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सेंसेशन ऑफ वार्मथ। मतलब हीट एक एनर्जी का स्रोत होता है जो कि गर्मी से उत्पन्न होता है, दैट इज द हीट, है ना। उसके बाद हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल लेंगे, है ना। तो हीट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका कूलिंग टेम्परेचर, वो तो आगे आएंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग हीट के बारे में समझेंगे कि हीट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है। और हीट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो आपका हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर, मतलब कि गर्म से ठंडा की ओर फ्लो करता है हीट, ठीक है। देखो लिखते हैं कि द हीट is a source of energy. Heat is a source of energy which is produced by sensation of warmth, है ना। SI यूनिट हीट का जूल, है ना। उसके बाद देखो एक्चुअल में हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है, इसीलिए हीट एनर्जी, है ना, इक्वल टू एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों का डायमेंशन ml² T-2 लिया जाता है, ठीक है, फिलहाल ये जाना। उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे मतलब हीट का यूज करके हम लोग वर्क डन भी करवा सकते हैं, है ना, वर्क भी होता है। उसके बाद देखो हीट का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन द हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है ना। ये तो हुआ मेरा हीट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर एक मेजरमेंट यूनिट होता है, मतलब टेम्परेचर एक टाइप का क्या बोल सकते हो, ये एक मेजरमेंट यूनिट है कि हम लोग हीट को मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में, है ना। पहले इसको नोट कीजिए। देखो अब हम लोग आते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक टाइप का मेजरमेंट यूनिट होता है ना। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टेम्परेचर्स, ठीक है। मतलब एक तरह से टेम्परेचर्स एक मेजरमेंट यूनिट होता है हीट का, ठीक है। तो दो टाइप का टेम्परेचर लेंगे हम लोग, एक हीटिंग टेम्परेचर्स और एक कूलिंग टेम्परेचर, ठीक है। देखो कैसे, तो सबसे पहले टेम्परेचर्स के बारे में लिख देते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो द टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट किस चीज का, तो हीट का, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग, तो हीट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। उसके बाद देखो एक्चुअल्स में टेम्परेचर को मेजरमेंट किस यूनिट से किया जाएगा, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कैलोरी का यूज होता है ना। कैलोरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, कैलोरीज। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर्स को मतलब एक तरह से कैलोरी नहीं लो, ठीक है, हम लोग लेते हैं इसको डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर फॉरेन हाइट, फॉरेन हाइट में, ठीक है। और एक होता है आपका र्यूमर स्केल में, र्यूमर स्केल से मेजरमेंट किया जा सकता है ना। तो टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करो, फॉरेनहाइट में करो, र्यूमर स्केल में करो, ठीक है। बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो, अब इसमें हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिट तक जाएगा, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट। तो ये आपका 0 डिग्री का मतलब हो गया एक तरह से न्यूट्रल, न्यूट्रल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और ये वाला जो आपका डायरेक्शन होगा प्लस वाला, इसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग टेम्परेचर, मतलब गर्म होते जाएगा, ठीक है। और इधर जब आओगे माइनस में, तो ये कूलिंग टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर। समझ में आया बात, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एकदम बेसिक से। टेम्परेचर के बारे में समझ में आया कि टेम्परेचर एक मेजरमेंट यूनिट होता है हीट का, उसको आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, रिवर्स स्केल में। हीटिंग टेम्परेचर 0 से स्टार्ट होगा, माइनस की ओर जाएगा, -1 -2, दैट इज द कूलिंग टेम्परेचर। और हीटिंग टेम्परेचर में +1 +2 +3, ठीक है। आप ऐसे मेजरमेंट कर सकते हो। अब हम लोग टेम्परेचर के बाद बढ़ते, डायरेक्शन भी समझ में आ गया कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, गर्म से ठंडा की ओर, है ना। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। हायर टेम्परेचर का मतलब हो गया हॉट बॉडी, ठीक है। और लोअर टेम्परेचर का मतलब हो गया कोल्ड बॉडी। मतलब याद रखना कि टेम्परेचर्स जो फ्लो, हीट जो फ्लो करता है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की ओर, है ना। हीट हमेशा फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसको याद रखेंगे, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स की ओर कि व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। पहले नोट करो। देखो अब हम लोग समझते हैं थर्मोडायनामिक्स का मतलब। देखो थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में ये दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो और प्लस डायनामिक। मतलब देखो थर्मो का मतलब होता है हीट एंड टेम्परेचर,
और डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर फॉर्म, है ना। मतलब हीट एनर्जी का फॉर्म होता है, तो इसीलिए हीट जो है ना कि हीट को हम लोग ना ही नष्ट कर सकते ना ही प्रोड्यूस कर सकते, वो सिर्फ अपना फॉर्म बदलता है। मतलब कि द हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but it can be transferred from one form to other form, है ना। देखो हीट एक टाइप का एनर्जी होता है ना, तो इसीलिए हीट को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है। मतलब एक तरह से हीट को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हीट को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हीट कभी भी नष्ट नहीं होता है ना। अब देखो, तो थर्मो का मतलब समझ में आया, हीट एंड टेम्परेचर। डायनेमिक का मतलब सर्कुलर फॉर्म। होता क्या है ना कि जैसे देखो, हमने इसलिए बोला क्योंकि अगर हीट का आप वर्क डन में यूज करोगे, ठीक है, तो ये देखो हीट जो होता है वह एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वह फिर मान लेते हैं बी पॉइंट गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, और फिर लास्ट में वह ए तक आएगा। मतलब हीट का लगातार वर्क डन होते रहता है, वर्क डन के फॉर्म में हीट वर्क करता है, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हीट का यूज हम लोग वर्क डन के फॉर्म में करते हैं, जो कि कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है हीट, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ वर्क डन from initial state to final state vice versa is called thermodynamics। सीधा is called thermodynamics, है ना। मतलब हीट का लगातार फ्लो करना, है ना, किस फॉर्म में, तो वर्क डन के फॉर्म में, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, फिर फाइनल से इनिशियल स्टेट, मतलब लगातार वर्क होते रहना, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते, पहले नोट करो। देखो अब हम लोग सीखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो आइसोथर्मल पहला पॉइंट होता है मेरा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बट प्रेशर, वॉल्यूम और हीट चेंज हो सकता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज द आइसोथर्मल। मतलब सीधा हम लोग लिखेंगे कि इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर remains constant, the temperature remains constant but pressure, volume, heat changes। ठीक है, मतलब आपका सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा टी या डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, याद रखना आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड में होता है आपका आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो सीधा कि इन दिस प्रोसेस द प्रेशर remains constant, the pressure remains constant but heat, volume and temperature changes। इसका मतलब dP इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बस आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट मिला आपको, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी सारा फंक्शन चेंज करेगा। उसी तरह से आते हैं हम लोग आइसो
कॉरिक। अब आइसोकॉरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम remain constant, but pressure, heat, temperature changes। हो गया। इसका मतलब सीधा लिखोगे dV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। एक होता है आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक का मतलब जिसमें हीट कांस्टेंट होना चाहिए, तो सीधा लिखेंगे इन दिस प्रोसेस द हीट remains constant, but pressure, volume, temperature changes। इसका मतलब सीधा हम लोग लेंगे कि हीट को सिंबल Q से, तो dQ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया बात? ठीक है, पहले नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, मतलब पांचवा पॉइंट है हमारा साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो। तो इन दिस प्रोसेस the internal energy of the system remains constant है ना। मतलब कि आपका du इक्वल टू कॉन्स्टेंट। u का मतलब इंटरनल एनर्जी। देखो एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी का मतलब ये भी होता है कि जैसे इंटरनल एनर्जी जब भी निकालना होगा, देखो यहीं पर बताते हैं आपको। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर आपका काइनेटिक एनर्जी गैसेस स्टेट में निकालेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा बट पोटेंशियल वहां 0 होगा। तो इसका मतलब है कि आपका U इक्वल टू KE। तो गैस के लिए जब भी यूज करना होगा 3/2 KT यूज किया जाता है। मतलब अगर आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस लेना है तो 3/2 KT यूज करना है। बोलोगे सर K क्या होता है? K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है K का 1.38 इंटू 10⁻⁻34 है ना यूनिट। और T का मतलब टेम्परेचर। समझ में आया बात? ये वो आपका साइक्लिक प्रोसेस में एक्चुअल होता क्या है ना कि आपका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है। अगर इसको हम ग्राफ में भी देखते हैं, ये देखो x एक्सिस y एक्सिस। तो अगर सपोज मान लेते हैं ये देखो ये आया, मतलब ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट। तो A से B आया है और फिर B से A आया, तो du बराबर क्या मिलेगा आपको? 0 है ना। दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, कि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं तक, यहां तक आया, फिर यहां से वहीं पर आ गया। मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर आ रहा है, तो साइक्लिक प्रोसेस 0। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो अगर हम लोग पूछेंगे आपसे कि आइसोथर्मल इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस क्या, अगर हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, थर्मोडायनामिकल इक्वेशन के बारे में, तो सीधा बोलना कि PV इक्वल टू nRT इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ पर P आपका क्या है? प्रेशर है, समझ गए होगे। V का मतलब हो गया वॉल्यूम। ठीक है, T का मतलब टेम्परेचर। इसके बारे में डिटेल्स आगे बताएंगे। तो थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस का मतलब हो गया PV इक्वल टू nRT। R का मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, पहले नोट करो इसको। देखो अब हम लोग आते हैं जेरोथ लॉ के बारे में समझते हैं। जेरोथ लॉ क्या होता है? ठीक है, देखो
जरूरत लो का मतलब क्या होता है, ऐसे तो हम इसको डायग्राम से आपको अच्छे से समझा सकते हैं। देखो सबसे पहले 3 पिस्टन बना रहे हैं, ठीक, मान लेते हैं ये देखो, ये इसमें 2 भाग किए, और ये वाला जो इसमें 3 भाग। देखो ये सिस्टम ए, सिस्टम बी और ये सिस्टम सी, 3 कंटेनर है, ठीक है, ए बी सी। तो ए और बी के बीच में एडियाबैटिक सिस्टम है, एडियाबैटिक वाल्व, ठीक है, और ये दोनों के बीच में यहां पर आइसोथर्मिक वाल्व, आइसोथर्मिक वाल्व, ठीक है। हो क्या रहा है, करना क्या है, एडियाबैटिक का मतलब हमने आपको बताया था कि जिसमें हीट फ्लो नहीं होने देगा। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि नो हीट फ्लो, है ना, और आइसोथर्मल का मतलब होता है हीट फ्लो होगा, ठीक है, हीट फ्लो अलाउ। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां पर होता क्या है ना कि ए का हिट, सपोज अगर माना जाए, इसको हम लोग ऐसे लेते हैं कि इसमें टेम्परेचर T1 है, इसमें टेम्परेचर T2 और इसमें टेम्परेचर T3, ठीक है। अब देखो इसका हीट Q1, इसका हीट Q2 और इसमें हीट Q3। तो भैया मेरे देखो हो क्या रहा है कि ए का हिट बी में नहीं जा रहा और बी का हिट ए में नहीं जा रहा, क्योंकि एडियाबैटिक वाल्व है, हीट फ्लो होने नहीं देगा। लेकिन ए का हिट सी में जा रहा है और बी का हिट सी में जा रहा है, मतलब ए जो है वह सी के साथ बैलेंस कर रहा है और बी जो है वह सी के साथ बैलेंस कर रहा है ना। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि ए बी और सी ये तीनों सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, बैलेंस में। क्यों? क्योंकि ए का जो टेम्परेचर है वह आपका सी के साथ मर्ज हो रहा है, मिल रहा है, और बी का जो टेम्परेचर है वो भी सी के साथ। तो भैया ए बी सी तीनों टेम्परेचर आपस में इक्विलिब्रियम है, दैट इज द जेरोथ लॉ, इसी को बोलते हैं जेरोथ लॉ, ठीक है। इसको अगर स्टेटमेंट दें तो क्या देंगे, ये देखो, इफ 3 कंटेनर ए बी सी टेकन इन अ एक्सपेरिमेंट, इन अ एक्सपेरिमेंट, so it flow from A to C and B to C, then we can say A equilibrium, B equilibrium, C। मतलब all system are in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो फिर से एक बार समझो, होता क्या है जेरोथ लॉ में कि ए बी सी 3 सिस्टम है, तो ए का हिट बी में नहीं आएगा क्योंकि एडियाबैटिक वाला, और बी का हिट ए में नहीं जाएगा, बट ए का हिट सी में जा रहा है और बी का हिट सी में जा रहा है, तो तीनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया है ना। तो इसीलिए हम एक स्टेटमेंट दिए कि 3 कंटेनर ए बी सी टेकन इन अ एक्सपेरिमेंट, देन हीट फ्लो फ्रॉम ए टू सी एंड बी टू सी, देन वी कैन से ए इक्विलिब्रियम बी इक्विलिब्रियम सी, सो ऑल सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया बच्चे, ठीक है, यही होता है जेरोथ लॉ, है ना, पहले इसको नोट करो। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम अपने वीडियो को कंक्लूड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ हीट, मतलब हीट का यूज वर्क डन में करवाना है, तो वर्क डन कितना होगा हीट के कारण, क्या फॉर्मूला होगा, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो एक पिस्टन बनाते हैं, ये देखो कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा देंगे, ध्यान से देखो, ये एक पिस्टन है। अब ये डॉटेड लाइन, ये देखो, अब यहां पर क्या है ना कि इसमें गैस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, गैस, कौन सा गैस, तो आइडियल गैस हो रही है,
आइडियल गैस, ठीक है। अब देखो इसका नाम दे दो A B C D E F, ठीक है। अब देखो तो ये मेरा ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन को हमको दबाना है नीचे, तो ये पिस्टन लास्ट यहाँ तक आ सकता है, मतलब इसका प्रेशर P1 V1 और लास्ट कहाँ तक जाएगा P2। जैसे ही यहाँ तक आएगा ना पिस्टन, देखो ये पिस्टन को आप दबाओगे ऐसे नीचे, जैसे ही पिस्टन को दबाओगे यहाँ से तो छोड़ोगे तो गैस क्या करेगा, इसको प्रेशर क्रिएट करेगा, मतलब गैस इसको ऊपर ढकेलेगा, है ना। तो गैस जब ए बी पॉइंट से लास्ट यहाँ तक ढकेलेगा तो इसके बीच में जो वर्क हुआ ना, दैट इज द एक्सपेंशन, ठीक है। तो P1 V1 इनिशियल और ये हो जाएगा मेरा फाइनल P2 V2। तो हमने माना कि ये P, V और ये हो जाएगा P, V प्लस dV। कैसे, तो सपोज मान लेते हैं कि E पॉइंट तक हमारा पिस्टन आया और F से यहाँ तक आया, तो ये बीच में जितना वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो इतना एक्सपेंड हुआ, है ना। तो अब देखो, अब आपको निकालना है पहले EF से यहाँ तक का वर्क। कैसे, देखो यहाँ लिखेंगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम EF, चलो इसका नाम ले लेते हैं GH, EF टू GH, है ना। तो सीधा आप लोग लेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, F इंटू dx, ठीक है। अब देखो फोर्स किसके कारण आएगा, सीधा बताओ, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, मतलब प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो इसका मतलब हो गया कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया यूज करेंगे, है ना। यहाँ फोर्स के प्लेस पर डाल दो, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। अब देख मेरे भाई, आपका एरिया गुना dx क्या है, ये हाइट है, एरिया इंटू हाइट क्या बनता है, वॉल्यूम, क्या बनेगा, वॉल्यूम। तो इसका मतलब dw इक्वल टू एरिया इंटू dx क्या बन गया, dv, ठीक है। अब टेकन इंटीग्रेशन, दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लो, ये देखो ले लिया हमने। अब dw से क्या बाहर आ रहा है, dw का इंटीग्रेशन w, और प्रेशर कांस्टेंट उसको बाहर करेंगे और dv अंदर। तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम लिमिट दे दो V1 से V2। तो मेरा देखो फॉर्मूला आने वाला है dv का इंटीग्रेशन V1 से V2। इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू कितना आएगा, अपर लिमिट V2 माइनस V1। तो कभी भी अगर आपको वर्क निकालना होगा गैस के लिए तो याद रखना प्रेशर इंटू वॉल्यूम यूज करना है, ठीक है। ये किसके लिए, ये सिर्फ गैस के लिए, ठीक है। तो कभी भी अगर आपका गैस यूज किया गया, न्यूमेरिकल्स में गैस दिया गया है, उस समय वर्क डन निकालना हो तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम करना है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। बहुत यूज होगा इस फॉर्मूला का, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में हमसे मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए मुझे अलविदा, थैंक यू, नमस्कार।